एक लड़की की शादी हो रही थी, मंडप सजा हुआ था, घर में खुशियों का माहौल था। सभी रिश्तेदार इस बात से बड़े ही खुश थे। लेकिन तभी जब लड़का लड़की की जयमाला हो रही थी तो उसी दौरान जयमाला से थोड़ी ही पहले उसकी एक सहेली उसके पास आती है और उसके हाथ में फोन को पकड़ाती है। लड़की उस फोन को अपने कान से लगाती है और एकदम से जैसे उस फोन पर वह कुछ सुनती है तो सुनने के बाद फौरन से वहां से जयमाला को रखती है और जयमाला को रखने के बाद वह सीधा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब इस बात से सभी रिश्तेदार पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की को क्या हो गया और वो किस वजह से इस रिवाज को बीच में ही छोड़कर चली गई। सभी लोग दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए उससे कहने लगते हैं, लेकिन लड़की दरवाजा नहीं खोलती है। और तभी जो दूल्हा होता है वह वहां पर आता है और मामले को समझने की कोशिश करता है। जब पूरी तरह से दूल्हे के मामला समझ में आ जाता है तो वह लड़की से बात करता है और बात करने के बाद उस दरवाजे को खुलवा लेता है और लड़की को अपने साथ बिठाकर वहां से कहीं ले जाता है। अभी सभी लोग इस बात से पूरी तरह से हैरान थे कि लड़की और लड़का कहां चले गए, लेकिन उतनी ही देर में इस शादी के घर पर एकदम से पुलिस आ जाती है गाड़ी भर के और इसे देखकर लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कौन थी वह लड़की और किस वजह से इस घर के ऊपर पुलिस आई थी और लड़का लड़की एक साथ कहां गए थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के भिलाई के अंदर एक मधु नाम की लड़की रहा करती है। मधु जो कि कॉलेज में पढ़ा करती है और वह काफी ज्यादा चंचल है। उसके घर में उसका एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है और मधु घर की छोटी बेटी है। बेटी काफी ज्यादा लाडली है और इसी वजह से वह खुलकर अपनी जिंदगी को जिया करती है। कॉलेज के अंदर वह सभी से हंसबतियाया करती है और उसी के कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम होता है संजय। जैसे ही मधु कॉलेज जाने लगती है तो वहां पर जाने के बाद धीरे धीरे जो मधु होती है वह संजय से प्यार कर बैठती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। यहां पर काफी दिनों तक उन दोनों का कॉलेज में प्यार चलता है, लेकिन तभी जब पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि इस तरह से लड़की इस लड़के से प्यार किया करती है तो उसी कॉलेज के अंदर मधु के पिता के दोस्त का एक लड़का पढ़ा करता था। और एक दिन जब मधु का पिता अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है तो वहां पर जाकर वह ऐसे ही उसके दोस्त के लड़के से बात कर रहा था तो उसी दौरान उसके दोस्त का लड़का उसे ये बात बता देता है कि आपकी बेटी तो एक संजय नाम के लड़के से प्यार किया करती है जिसके पास ज्यादा रुपया पैसा नहीं है, वो तो जैसे तैसे करके उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। अब इस बात को जब पिता सुनता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बेटा कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तो उसके बाद मधु के पिता का दोस्त कहता है कि नहीं भाई ये मजाक नहीं कर रहा, इसने ये बात मुझे पहले भी बताई थी लेकिन मैं तुम्हें बताने की इस बात को हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब इस बात को सुनकर पिता एकदम से सन्न रह जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बारे में कुछ न कुछ करता हूं। ऐसा कहकर मधु का पिता वहां से वापस लौट आता है और अपने दिमाग में ढेर सारी बातें सोच रहा है, क्योंकि मधु का परिवार काफी ज्यादा इज्जतदार है और वो सोचने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो लोग मुझ पर थू थू करेंगे और बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इसी बात को सोचकर वह अपने घर चला जाता है और जैसे ही मधु आज कॉलेज से वापस लौटती है तो एकदम से मधु का पिता मधु को रोकता है और पूछने लगता है कि बेटी क्या ऐसी कोई बात है। तो उसके बाद मधु इस बात को सुनकर एकदम से शांत हो जाती है और थोड़ी सी डरते हुए कहने लगती है कि हाँ पिताजी ऐसी ही बात है, संजय एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे बेइंतहा प्यार किया करती हूँ। जैसे ही पिता इस बात को सुनता है तो वहीं पर मधु का बड़ा भाई भी होता है। तो दोनों बाप बेटे मधु को धमकाने लगते हैं। जब मधु को धमकाया जाता है तो उसके बाद मधु अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है और इसके बाद बाप और बेटे मिलकर उसे धमकाकर घर के अंदर बिठा देते हैं और कह देते हैं कि अगर तू ऐसा ही करेगी तो आज से तेरा कॉलेज बिल्कुल बंद और हम तुम्हें कॉलेज नहीं जाने देंगे। अब मधु अपने परिवार से डरा करती थी तो इसी वजह से वह चुपचाप वहीं पर रह जाती है। लेकिन जैसे ही इसके बाद मधु अब कॉलेज नहीं जाती है तो वहां पर जो संजय होता है वह इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। उसके बाद जो संजय होता है वह मधु के घर पर भी आता है, लेकिन यहां पर मधु का पिता और उसका भाई उसे धमका कर वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि खबरदार अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया हम लोग पुलिस में शिकायत कर देंगे और फिर देख लेना तुम्हारा क्या होता है। इस बात को सुनकर संजय भी एकदम से निशब्द रह जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मधु अपने परिवार से काफी ज्यादा डरा करती है और उनके दबाव के कारण वो उसके खिलाफ केस भी कर सकती है। यह बात सुनकर संजय वापस तो चला जाता है, लेकिन मधु और संजय दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार किया करते थे और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए मौका ढूंढने लगते हैं कि किसी भी तरह से उन दोनों की एक दूसरे से बात हो जाए। मधु के पिता ने मधु का फोन अपने पास
रख लिया था और उसे बिल्कुल भी फोन नहीं देता है और कहता है कि हमको अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं और उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। पिता और भाई तो इस काम में लग जाते हैं, लेकिन मधु को संजय से बात करनी थी और वह इसी बात का मौका ढूंढ रही थी। एक दिन रात के समय जब पिता गहरी नींद में सोया हुआ था तो उसी समय मधु अपने पिता का दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद उनके सिरहाने पर रखे हुए उनके फोन को उठा लेती है और अपने प्रेमी संजय के पास फोन कर देती है। संजय के पास जैसे मधु का फोन आता है तो उसके बाद संजय उससे कहने लगता है कि मधु अब क्या होगा, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अब हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। तो इस बात को सुनकर मधु भी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि संजय मैं क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल भी राजी नहीं है और मैंने खूब कोशिश की है उनको समझाने की कि तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन वो मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहकर मधु काफी देर तक रोती है और थोड़ी देर बाद उस फोन को काटकर वापस से अपने पिता के पास रख देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, मधु इसी तरह से बात किया करती है और उसी दौरान जो मधु होती है एक दिन उसका पिता उसे इस तरह से फोन ले जाते हुए देख लेता है और उसके बाद धमका कर उससे फोन छीन लेता है और कहता है कि आइंदा अगर तूने इस फोन को हाथ लगाया तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु अपना सर नीचे की तरफ करके अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़े ही दिन में पिता और भाई उसके लिए एक लड़का ढूंढ देते हैं, जिस लड़के का नाम होता है कौशल। कौशल जो कि अच्छी सी कंपनी में जॉब किया करता है और उसके पास पुश्तैनी जमीन भी काफी अच्छी है। मधु के पिता को यह रिश्ता अपनी बेटी के लिए काफी अच्छा लगता है और उसके बाद वह कौशल के माता पिता से इस रिश्ते की बात कर लेता है और कहता है कि लड़का अच्छा है और हमें पसंद है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को कहकर मधु के पिता ने रिश्ता पक्का कर दिया था और यहाँ पर कौशल जब मधु को देखता है तो वह भी उसे देखते ही पसंद कर लेता है और कहता है कि मुझे भी लड़की पसंद है और मैं इसी से शादी करना चाहता हूं। इसके बाद दोनों परिवारों में बातें हो गई थी, लेकिन लड़का और लड़की ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। परिवार मिलकर शादी की एक निश्चित तारीख रख देते हैं और जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। कौशल के घर वाले भी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, इधर जो मधु के घर वाले हैं वह भी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कौशल और मधु की शादी होनी थी और उस दिन परिवार के अंदर एक खुशियों का माहौल था। सभी लोग हंस खिलखिला रहे थे और एक दूसरे के साथ हंस बतिया रहे थे। मंडप सजा दिया गया था। जो बारात का स्वागत करने वाले लोग थे वह बारात के आने की राह देख रहे थे। थोड़ी देर में बारात वहां पर आ जाती है, जिस बारात के अंदर सभी लोग बड़े खुश थे और यहां पर कौशल भी बड़ा ही खुश हो रहा है क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली है। धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला डालने वाले थे और यहां पर दूल्हा और दुल्हन दोनों को आमने सामने कर दिया जाता है। अब जैसे वो माला डालने वाले होते हैं उसी दौरान जो मधु की खास सहेली होती है जो कि शादी में आई हुई है, उसके फोन पर एक फोन आता है और जैसे उस फोन को सुनती है तो फौरन से मधु के पास जाकर उस फोन को उसे दे देती है। अब मधु से पूछती है कि किसका है, तो वो कुछ अजीब सा इशारा करती है और उस इशारे से मधु शायद कुछ समझ गई थी। इसके बाद मधु सभी लोगों के सामने उस फोन को अपने कान पर लगाती है और जैसे ही थोड़ी देर में फोन की बात को सुनती है तो एकदम से वो जयमाला को अपनी सहेली को पकड़ाती है और फोन को भी पकड़ाती है और अपने आप को सीधा एक कमरे में बंद कर लेती है। अब यहाँ पर स्टेज पर लड़की पक्ष के भी लोग खड़े हुए थे और साथ में लड़के पक्ष के भी लोग खड़े हुए थे। अब सभी लोग जब देखते हैं कि दुल्हन माला को देकर यहां से चली गई है तो उसके बाद सभी लोगों के बीच में हड़कंप सा मच जाता है और जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो दुल्हन के साथ साथ उस कमरे की तरफ भागने लगते हैं जिस कमरे में मधु ने अपने आप को बंद कर लिया है। मधु ने अपना दरवाजा बंद कर लिया था और यहां पर लड़की के घर वाले खूब सारी कोशिश करते हैं कि उसे किसी भी तरह से बाहर निकाला जाए, लेकिन मधु किसी की बात नहीं सुन रही है और वह चुपचाप कमरे के अंदर बैठी हुई है। अब यह सब कुछ देखकर जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं उनको भी इस बारे में पता चल जाता है कि दुल्हन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और धीरे धीरे यह बात आशीष तक भी पहुंच जाती है। जब आशीष इस बात को समझने की कोशिश करता है तो उसे कुछ अलग चीज महसूस होती है क्योंकि लड़की के पास एक फोन आया और फोन के बाद लड़की ने अपने आप को बंद कर लिया, तो कहीं ना कहीं कोई अलग तरह का मामला इसमें बन रहा है। तो इसी वजह से जो आशीष होता है वह लड़की के पिता यानी कि मधु के पिता के पास जाता है और उनसे कहने लगता है कि बाबूजी क्या बात है, क्या हुआ जो मधु इस तरह से कर रही है। तो उसके बाद जो मधु के पिता होते हैं पहले तो वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, न जाने उसे ऐसा क्या हो गया जो ऐसा कर रही है, लेकिन आशीष काफी ज्यादा सुलझा हुआ इंसान था तो वो कहने लगता है कि अंकल जी मुझे पता है कोई ना कोई अलग मैटर है और आप मुझे खुलकर बता सकते हो, कोई बात नहीं, जो हो गया उससे निपट लेंगे, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मधु के पिता होते हैं उन्हें भी डर है कि बिटिया ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वह उस लड़के से प्यार किया करती थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वह अपने साथ कुछ उल्टा सीधा कर ले। तो इसी वजह से जो मधु के पिता होते हैं पूरी कहानी उस लड़के को बता देते हैं। जब
लड़का इस बात को सुनता है तो एकदम से बड़ा ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि अंकल जी, अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। उस लड़की की शादी उसी से करवाओ जिससे वो प्यार किया करती है। तो यहां पर जो मधु के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, शादी तो हम करवा दें, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी एक माँ है जो कि किराए के कमरे में रहा करती है। भले ही वो प्राइवेट कंपनी में कुछ पैसे कमाया करती है, लेकिन उन पैसों से कब तक मेरी बेटी का गुजारा होगा। हम लोग अपनी बेटी को चांद पूछकर एक ऐसे कुएं में नहीं धकेल सकते जिससे बाहर निकल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो यहां पर जो आशीष होता है वह मधु के पिता को समझाने लगता है। कहता है कि अंकल जी, अब वो टाइम नहीं रहा जो पहले टाइम रहा करता था। फिलहाल जो लड़के लड़की हैं वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और प्यार के बीच में वह कुछ भी कर सकते हैं। तो यह गलती आपको काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। अब इस बात को सुनकर मधु के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आशीष के सामने हाथ जोड़ लेता है। कहता है कि बेटा, मेरी बेटी को बचा लो। इस बात को सुनने के बाद आशीष उन्हें आश्वासन देता है। कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूं और आप धैर्य रखो। ऐसा कहकर आशीष उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है जिस कमरे में मधु ने अपने आप को बंद करा रखा है और घर की जितनी भी औरतें शादी में आई हुई थी वो सभी दरवाजे को पीट रही हैं, मधु से दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट कर रही हैं। अब जैसे ही आशीष वहां पर जाता है तो औरतें साइड में हो जाती हैं और इसके बाद जो आशीष होता है उन औरतों से वहां से जाने के लिए कह देता है। कहता है कि तुम लोग यहां से थोड़ा दूर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर आशीष उनको वहां से भगा देता है और फिर दरवाजे पर खड़ा होकर मधु से कहने लगता है कि मधु, अब यहां पर कोई भी नहीं है, केवल मैं ही हूं और मुझे इस बारे में नहीं पता था। अगर मुझे इस बारे में पता होता कि तुम किसी लड़के से प्यार किया करती हो तो मैं बिल्कुल भी शादी के लिए हामी नहीं भरता। अगर तुम एक बार मुझे इस बात को बता देती तो कोई भी परेशानी का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ता। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इस तरह का काम मत करो। सभी लोग बातें बना रहे हैं तरह तरह की और तुम्हारे पिता की काफी ज्यादा बदनामी हो रही है। तुम्हें उस लड़के से ही तो शादी करनी है ना। तुम ऐसा करो, मेरे साथ आओ और मैं खुद तुम्हें उस लड़के के पास ले जाऊंगा। ये मेरा वादा है। भले ही तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती हो, लेकिन मैं अपने वादे का पक्का हूं। अब जब मधु इस बात को सुनती है तो वह एकदम से थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उस दरवाजे को खोल देती है। मधु की आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में एक ऐसी चीज थी जिससे वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर सकती है। दरवाजा खुलने के बाद जैसे ही सभी लोग मधु का यह रूप देखते हैं तो एकदम से पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं और उसके पास आने लगते हैं। लेकिन आशीष तभी के तभी उन्हें रोकता है और मधु का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले चलने लगता है। धीरे धीरे जो आशीष होता है वह उसे लेकर उस गाड़ी में बैठ जाता है जिस गाड़ी को वो डोली की गाड़ी बनाकर लेकर आया था। उस गाड़ी में मधु के साथ बैठने के बाद वह ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और मधु से उसके घर का रास्ता पूछने लगता है उस लड़के के। लड़का यहां से निकल गया था, लेकिन इस बात से सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। हालांकि पिता को तो यह बात पता थी कि बेटी कहां गई होगी, लेकिन वो किसी को इस बारे में नहीं बताते हैं। सभी लोग ये बात सोच सोचकर हैरान हैं कि लड़के को ऐसा क्या हो गया जो बिना शादी के उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर इस तरह से ले गया। मधु का बड़ा भाई अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन इतनी ही देर में उस शादी के अंदर पुलिस आ जाती है और पुलिस को आता हुआ जैसे ही सभी लोग देखते हैं तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। यहां पर जो पुलिस होती है उसके साथ वह लड़का संजय भी आया था और जैसे ही यहां पर संजय को देखा जाता है मधु के भाइयों के द्वारा तो वो लोग समझ जाते हैं कि पुलिस यहां पर क्यों आई है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उन लोगों से मधु के बारे में पूछने लगते हैं। तो पुलिस को बताया जाता है कि मधु को तो अभी अभी उसका पति अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गया है और उसी को ढूंढने के लिए हम जा रहे थे। इसके बाद जो लड़के वाले होते हैं वो भी आगे आते हैं और वो भी बताते हैं कि हम अपने बच्चे को बार बार फोन मिला रहे हैं, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहा। इसके बाद जो मधु का पिता होता है वह अपने फोन से आशीष को फोन करता है और उसके बाद जो आशीष होता है वह फोन को उठा लेता है। मधु का पिता उसे पूछता है कि बेटा तुम कहां जा रहे हो। तो यहां पर जो आशीष है वो बता देता है कि मैं इसको लेकर इसके प्रेमी के घर जा रहा हूं, लेकिन तभी मधु का पिता बताता है कि इसका प्रेमी तो यहीं पर पुलिस को लेकर आ गया है। तो उसके बाद आशीष मधु को लेकर दोबारा से वहीं पर आ जाता है और जैसे ही यहां पर आशीष मधु के साथ आया था तो उसके बाद सभी लोग मधु से पूछने लगते कि क्या हुआ, तुमने इस तरह से अपने आप को बंद क्यों किया था और फिलहाल तुम कहां से आ रहे हो। तो उसके बाद मधु तो कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन तभी जो आशीष होता है सभी का अटेंशन अपनी तरफ करता है और उन सभी को मधु और संजय के बारे में बता देता है। वह बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और गरीबी के कारण इनका रिश्ता नहीं हो रहा था। तो मैं खुद अपनी होने वाली पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराना चाहता हूं और इस बात में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़की मुझसे प्यार नहीं किया करती तो मेरे साथ जीवन को कैसे व्यतीत कर पाएगी। ऐसा कहकर जो आशीष होता है वो सभी लोगों को एकदम से हैरान
कर देता है और जैसे ही ये बात संजय सुनता है तो वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद जो कौशल होता है वह मधु को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फेरों का प्रबंध किया गया था और उसने संजय को वहीं पर बुला लिया था। पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों की शादी कराई जाती है और शादी कराने के बाद यहां पर जो आशीष होता है वह मधु के परिवार वालों को भी समझाता है, कहता है कि देखो अगर आपकी बेटी इसके साथ रहना चाहती है तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी आप इससे घृणा मत करना। इस बात को सुनकर मधु का जो भाई होता है वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे, हमने तो आपको पसंद किया था लेकिन ये इससे शादी कैसे कर सकती है। लेकिन यहां पर जो कौशल होता है वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, जब आपकी बहन उससे प्यार करती है तो उससे शादी होने में कोई भी हर्ज नहीं होता। तभी जो यहां पर मधु का भाई होता है उससे वैसा तो कुछ बनता नहीं है क्योंकि वहां पर पुलिस भी थी और यहां पर जो कौशल होता है वह भी मधु की शादी करवा रहा था। तो वो कहने लगता है कि ठीक है अगर आपको अच्छा लगता है तो बेशक से आप इनकी शादी करा दीजिए, लेकिन मैं कभी भी इसे अपनी बहन का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। अब इस बात को मधु का पिता सुनता है और एकदम से वहां पर आकर अपने बेटे से कहने लगता है कि क्या कहा तुमने, बहन का दर्जा क्यों नहीं दे पाओगे, ये तुम्हारी बहन है और बहन ही रहेगी, इस सब कुछ में इसकी क्या गलती है। अगर इसे प्यार हुआ था तो इसने सच सच हमसे कहा भी था, लेकिन उस समय हमें अपनी झूठी शानो शौकत की वजह से हमने इसके साथ गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और उस लड़के से मिलकर इसकी शादी की बात करनी चाहिए थी। इस बात को सुनकर सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और उसके बाद यहां पर जो मधु के पिता होते हैं वह अपनी बेटी की अच्छे से विदाई करते हैं और यहां पर जो कौशल होता है वह अपनी बारात को लेकर वापस लौट जाता है। मधु अब संजय के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है और यहां पर जो मधु के पिता होते हैं वह उसको अपने घर पर भी बुलाया करते हैं। कुछ दिनों तक मधु का जो बड़ा भाई होता है वह नाराज रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे संजय के बारे में पता चलता है कि भले उसके पास पैसा कम हो लेकिन वो काफी ज्यादा मेहनती है और काफी अच्छा लड़का है, वह उनकी बहन से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है, तो इसके बाद वह भी अपनी बहन से नाराजगी को खत्म कर देता है और सभी लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।